गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज केमिस्ट्री क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के एक 11वें लेक्चर में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट पार्ट्स मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और नर्नस्ट इक्वेशन को हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अभिक्रिया को देकर कहता है कि इसको निरूपित करें, सेल के रूप में कैसे निरूपित किया जाता है, या वो निरूपण ही दिया रहता है और सेल अभिक्रिया लिखने के लिए आपसे कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड में कई बार पूछा हुआ है। तो इन सभी पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट तो आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोड विभव के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसके लिए नर्नस्ट इक्वेशन को हम लोग जानेंगे। ये नर्नस्ट इक्वेशन जानने से पहले कुछ जो पॉइंट्स है उसको हम लोग देख लें। आज की जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आज के फर्स्ट जो पॉइंट हम लोग समझेंगे वो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। पिछले जो लेक्चर था उसमें हम लोग इलेक्ट्रोड जैसे मानक सेल विभव को हम लोग निकाले थे। ई कैथोड रिडक्शन माइनस ई एनोड रिडक्शन, आपको ये फार्मूला उस पर मैं क्वेश्चन भी दिया था, कई बच्चे उसको बनाकर भेजे, काफी अच्छा लगा। तो चलिए आज के लेक्चर में हम पहुंचते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है? एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोड है। ऐसा इलेक्ट्रोड कि वो किसी सेल के लिए वो एक ऐसा इलेक्ट्रोड है कि वो एनोड की भांति भी कार्य कर सकता है और कैथोड की भी भांति कार्य कर सकता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे लघुतरीय प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। तो हम यदि ध्यान दें तो यह एक कांच की नली है। हम ध्यान दें, ये वाला जो है एक कांच की नली है, कांच की नली। इस कांच की नली में एक ब्लैक जो तार है वो है प्लेटिनम का बना तार है, प्लेटिनम धातु का तार, जो कि किससे जुड़ा है? प्लेटिनम ब्लैक से, प्लेटिनम ब्लैक। ये देखिए, यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आप आसानी से फिगर बनाकर यदि एग्जाम में आए तो आप उसको अपने भाषा में, उसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो ये कांच की नली है जिसमें प्लेटिनम का तार, प्लेटिनम धातु से बना जो तार है वो प्लेटिनम ब्लैक से जुड़ा होता है। अब इस जो कांच की नली है इसमें हम 200, चूंकि मानक पूछ रहा है, स्टैंडर्ड पूछ रहा है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? वो है 298 केल्विन, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप, 298 केल्विन ताप तथा 1 एटीएम दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं इस नली में। कंडीशन क्या है? आप बस कंडीशन को ध्यान रखना, ये वाला कंडीशन और इस कंडीशन में। इतना करके इस जो ये नली बना है, इस नली को एक ऐसे लिक्विड में डुबोते हैं जिसमें कि 1 मोलर H आयन, 1 मोलर ये इसका कंसंट्रेशन है, सांद्रता है। 1 मोलर H आयन युक्त HCl में, HCl 1 मोलर H आयन युक्त ये HCl है जिसमें कि इस नली को डुबोते हैं। आपको यदि ये फिगर बनाने आए, फिगर तो बहुत आसान है, आप बस ये जान लें कि कौन सा क्या है। अब इसी को
मैं इधर लिख भी दिया हूं कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एक कांच की बनी नली है। ये क्या है? कांच की बनी नली है जिसमें प्लेटिनम धातु, अभी मैं बताया कि ये जो प्लेटिनम धातु का तार प्लेटिनम ब्लैक से, ये प्लेटिनम ब्लैक से जुड़ा होता है। इस नली में, ये जो नली है, इस नली में 298 केल्विन ताप तथा 1 एटीएम दाब पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। क्योंकि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम बना रहे हैं, प्रवाहित करते हैं तथा इस नली को H आयन युक्त 1 मोलर HCl में डुबोते हैं और इस प्रकार निर्मित इलेक्ट्रोड को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेल नहीं, इलेक्ट्रोड एनोड तथा कैथोड दोनों की भांति कार्य कर सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाए थे तो वहां पर जो हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन का जो रिडक्शन पोटेंशियल था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो था वो 0 था, 0 था। उससे ऊपर जो था, जो निगेटिव वैल्यू था, उसके नीचे पॉजिटिव वैल्यू था पोटेंशियल का। तो डिपेंड करता है कि ये जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिए, ये किस धातु के रिफरेंस में लिया गया है। जिस धातु के रिफरेंस में लिया जाएगा वही इसको डिसाइड करेगा, यानी कि ये बता सकता है कि ये एनोड की तरह कार्य करेगा कि कैथोड की तरह कार्य करेगा। अब देखिए, यदि ये एनोड की तरह कार्य किया, एनोड की तरह कार्य करने पर, तो आपको पता है कि एनोड पर कौन से रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का डोनेट किया जाता है। तो H2 जो है अपना ये कौन सा प्रोसेस करेगा? ऑक्सीडेशन। तो ये 2H प्लस में बदलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और यही जब कैथोड की तरह कार्य करेगा, करने पर क्या करेगा? ये 2H प्लस इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा और ये रिडक्शन करके H2 गैस में परिवर्तित हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड की भांति भी कार्य कर सकता है और कैथोड की भांति कार्य कर सकता है। ये क्या है? एक बार बेसिकली आप ध्यान से सुन लें कि यह एक कांच की बनी नली है जिसमें प्लेटिनम धातु का बना तार प्लेटिनम ब्लैक से जुड़ा होता है और इस नली में 298 केल्विन ताप पर तथा 1 एटीएम दाब पर इसमें हाइड्रोजन गैस फ्लो कराते हैं, प्रवाहित करते हैं और उस नली को 1 मोलर H आयन युक्त HCl में डुबोते हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम लोग उसके तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि यदि आपके प्रश्न में कुछ इस प्रकार से है कि निम्नलिखित अभिक्रिया का सेल निरूपण करें, या निम्नलिखित सेल निरूपण को आप सेल अभिक्रिया के रूप में दर्शाएं, क्योंकि आपका बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो चलिए हम उस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग अब देखते हैं। तो सबसे पहले
जैसा कि आप प्रश्न देख रहे हैं, ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में पूछा गया है। इसके विपरीत भी पूछा जाता है। जैसे इसमें कह रहे हैं कि निम्नलिखित रासायनिक सेल का अर्ध सेल अभिक्रिया तथा पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखें। अर्ध सेल अभिक्रिया मीन्स आपको एनोड पर जो रिएक्शन हो रहा है उसको अलग दर्शाना है, कैथोड पर जो रिएक्शन उसको अलग दर्शाना है, और पूर्ण सेल रिएक्शन का मतलब कि आपको दोनों को कॉम्बिनेशन को भी दर्शाना है। तो जैसा कि हम रासायनिक सेल पढ़े थे तो उसमें ये जो था वो क्या था, एनोड। एनोड जो इस लाइन के, ये तो लवण सेतु है, साल्ट ब्रिज है, इसके जो लेफ्ट साइड में होता है, बाएं साइड में होता है, वो होता है एनोड, और जो राइट साइड में होता है वो होता है कैथोड। क्लियर है बच्चों? तो हम सबसे पहले देखते हैं एनोड पर होने वाली अभिक्रिया। एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, होने वाली अर्ध सेल अभिक्रिया, अर्ध सेल अभिक्रिया। अब एनोड पर जो अर्ध सेल अभिक्रिया है, आपको पता है कि ये कौन सा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन है। इस पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और इस पर क्या होता है, रिडक्शन। तो इसमें क्या हुआ है, जिंक जो एक इलेक्ट्रोड धातु के रूप में है, ये परिवर्तित हुआ है जिंक आयन में, एक्वस के रूप में, और इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हुए हैं। ये कौन सा रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन। और इसी प्रकार से कैथोड पर कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, कैथोड पर होने वाली अर्ध सेल अभिक्रिया। आपको ध्यान देना है कि इस लाइन के, ये जो लाइन दर्शाया गया, इस लाइन के जो इधर है, आप देख रहे हैं इसके इधर है, ये जो इस लाइन के बाद है वो रिएक्शन के बाद है। लेकिन ये पॉजिटिव में कब बदलेगा, पॉजिटिव में बदलने का मतलब है कि इससे जितना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उससे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, त्याग हुआ है, डोनेट किया हुआ है। इसमें पहले क्या है, इसमें सबसे पहले CD प्लस प्लस है। CD प्लस प्लस यानी कि ये पहले से ही इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, और ये किस रूप में होगा, एक्वस के रूप में। तो ये इसके बाद किसमें बदला है, CD कैडमियम धातु के रूप में बदला है। तो जो प्लस चार्ज है ये धातु में कैसे बदलेगा, जब इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, चूंकि 2 प्लस चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन को ये रिसीव करेगा, और रिसीव करने के साथ ही ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, रिडक्शन। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि इधर का जो रिएक्शन है इसमें ये लाइन एरो हो जाएगा, ये भी लाइन एरो हो जाएगा। इधर ये प्लस चार्ज में हुआ है तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है, इधर प्लस चार्ज धातु में बदला है तो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। अब हम देख लेते हैं पूर्ण सेल अभिक्रिया। पूर्ण सेल अभिक्रिया को, क्योंकि प्रश्न में पूर्ण सेल अभिक्रिया भी लिखने को कहा जा रहा है, तो पूर्ण सेल लिखने के लिए सबसे पहले हम इस सेल को लिखेंगे, यानी कि ये क्या है, Zn सॉलिड, और इधर है Zn प्लस प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर जो रिएक्शन है वो क्या है, वो है CD प्लस प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इधर बना है CD सॉलिड। तो आप ये समझिए कि ये इधर रहता तो माइनस के रूप में रहता, रिएक्शन के यदि ये इधर रहता तो माइनस के रूप में रहता, और माइनस और प्लस ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचा क्या रिएक्शन में, अब ध्यान दें, इधर बचा Zn सॉलिड, और क्या बचा, अब रिएक्शन के पहले वाला पहले लिखेंगे, CD प्लस प्लस एक्वस
फिर एरो के बाद क्या बचा, तो Zn प्लस प्लस इक्वस प्लस CD सॉलिड। क्लियर है बच्चों? Zn और CD इन दोनों को हम एरो के पहले लिख दिए और जो इसमें बचा उसको एरो के बाद। ध्यान दें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? Zn सॉलिड प्लस CD प्लस प्लस एक्वस जो है वो SO4 को इंडिकेट कर रहा है, लिक्विड के रूप में है, तो CD हम डायरेक्ट लिख सकते हैं CdSO4 कैडमियम सल्फेट। इधर क्या बन भी जाएगा, Zn प्लस प्लस है तो ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस CD। तो बहुत आसान है, ये आपके क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं। आप क्वेश्चन देखकर भी कह सकते हैं कि ये 2 नंबर से अधिक का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। ये एनोड है, ये कैथोड है। देखने में ऐसा लगता है कि यदि आप न समझे रहे हैं तो क्वेश्चन यदि एग्जाम में डायरेक्ट दिखे तो लगेगा कि कैसे सॉल्व होगा, लेकिन आप स्वयं देख लें का बिल्कुल आसान ये प्रोसेस है। यदि मैं ये क्वेश्चन बताया तो आप व्हाट्सएप नंबर पे ये क्वेश्चन नंबर 2 को आप जितना जल्द से जल्द हो उसको सॉल्व करके भेजें। अपने से सॉल्व करेंगे तो आपका प्रैक्टिस भी होगा। अब एक अलग प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सेल अभिक्रिया दिया रहेगा और ऐसा आपको निरूपण करना है। दोनों प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उस क्वेश्चन पर भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं और एक आपको बनाने के लिए भी देंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को आप जल्दी से सॉल्व करके भेजें। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ, एक दूसरे टाइप के क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, जो जस्ट उसके विपरीत है। आप देख रहे हैं कि पहले निरूपण दिया था और रिएक्शन पूछा था, अब रिएक्शन दिया है, निरूपण पूछा जा रहा है। तो यदि एक समझ गए तो दोनों आसानी से इस प्रकार के भी प्रश्न हो सकते हैं। फिर भी मैं इस प्रश्न को सॉल्व कर रहा हूं और एक बनाने को दूंगा, इसको या इसको। चलिए मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, आप इसको बनाइएगा, दोनों इजी है। चलिए देखते हैं कि यहां पर 2 प्रोसेस हो रहा है। उस गैल्वेनी सेल को दर्शाइए जिसमें निम्न अभिक्रिया होती है और ये अभिक्रिया दिया हुआ है। अब मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि अब सीधे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो देखें, इसमें आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद एक को पकड़ना है। जैसे मैंने Zn, हम यदि इधर देख रहे हैं तो Zn रिएक्शन के बाद किस चीज में परिवर्तित हुआ है, तो वो परिवर्तित हुआ है Zn प्लस प्लस में। यानी कि Zn जो है प्लस प्लस में परिवर्तन हुआ है, तो ये कौन सा हो गया, कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। धातु जब आयन में बदले तो ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये किस पर हो रहा है, एनोड पर। क्लियर है बच्चों? और दूसरा जो बच गया वो आप देखिए, आयन एक्वस जो कि रूप में है वो है धातु में परिवर्तित हुआ है। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया रिडक्शन। और ये कौन सा प्रोसेस है, किस पर हो रहा है, रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पर। अब इसी को निरूपण करना है, निरूपण। तो निरूपण में आपको पता है कि जो साल्ट ब्रिज होता है, साल्ट ब्रिज डबल लाइन के द्वारा हम दर्शाते हैं। इस लाइन के जो लेफ्ट साइड में होता है वो एनोड होता है। तो एनोड आप देख रहे हैं कि जिंक Zn प्लस में बदला है, यानी कि Zn जो सॉलिड है रिएक्शन के बाद चुकी है, तो ये हाइफन लगाना, ये साइन करना जरूरी है। उसके बाद किस में बदला है, Zn प्लस प्लस में, और ये है एक्वस। अब इस साल्ट ब्रिज के हम राइट साइड में देखते हैं तो ये हम किस रूप में है, 2Ag प्लस एक्वस, और रिएक्शन के चूंकि बाद है
तो इसको हम करेंगे किस चीज में, 2Ag सॉलिड के रूप में। इसको एक अलग रूप में भी दर्शा सकते हैं, वो कुछ इस प्रकार है, Zn सॉलिड, Zn प्लस प्लस है तो यानी कि ये Zn SO4 एक डबल लाइन, ये क्या हो जाएगा 2Ag SO4। 2Ag नहीं हो सकता, ये हो सकता है Ag2SO4 और ये हो जाएगा 2Ag सॉलिड। क्योंकि सल्फेट पर आपको पता है कि सल्फेट पर डबल चार्ज होगा तो और सिल्वर पर सिंगल चार्ज होता है, तो इसको संतुलित रखने के लिए ये कितना होगा 2 से मल्टीप्लाई। क्योंकि हम यदि पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सल्फेट भी तो डबल हो जाएगा ना, इसलिए हमें Ag2SO4 रखना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ, ये भी हो सकता है कि सिल्वर नाइट्रेट यदि लेते तो सिल्वर नाइट्रेट हम क्यों नहीं लिए, AgNO3 इसलिए नहीं लिए कि Ag पर भी प्लस चार्ज होगा और NO3 पर एक माइनस चार्ज होगा, और ये जिंक जो है जिंक नाइट्रेट के रूप में बदलने के लिए काफी ये दिक्कत होता है। हाँ, यदि ये भी प्रोसेस कर सकते हैं तो किस रूप में होगा, देखिए आप उसको भी समझ लें। यदि आप नाइट्रेट लेते हैं तो आपको रखना पड़ेगा ZnNO3 का होल ट्वाइस लेना पड़ेगा। जो सल्फेट लिए हैं इधर वो ZnNO3 का होल ट्वाइस लेना पड़ेगा तब, इसलिए हम सल्फेट ही लेकर इसको सॉल्व किए हैं। अब यदि ये क्वेश्चन कर लिए तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, इसको भी करके आप सेंड करें। तो ये तो था आपका, ये 2 प्रकार के क्वेश्चन लघुत्तरीय प्रश्न में पूछे जाते हैं 2-2 नंबर में। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए जो नर्नस्ट इक्वेशन है उसको अब हम लोग देखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व करके सेंड करें व्हाट्सएप ग्रुप में। खास करके जो बॉयज ग्रुप है वो काफी पीछे है। आपको मैं बता दूं कि गर्ल्स ग्रुप में कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है उसमें सभी जो बच्चे हैं आपसे बॉयज ग्रुप से काफी कम गर्ल्स ग्रुप में बच्चे हैं, गर्ल्स ग्रुप में बच्चियां हैं, लेकिन उनका रिस्पांस इस प्रकार आता है कि सारे क्वेश्चन वो सेंड करते रहते हैं। लेकिन बॉयज जो ग्रुप्स है मैं कितना भी कुछ कह दूं लेकिन आप लोग पे कोई असर ही नहीं होता है, आप लोग उसको करके सेंड ही नहीं करते हैं। और वही काफी दिन बाद वो क्वेश्चन जब आता है तो सर ये क्वेश्चन में नहीं देखे हैं। तो देखिए बच्चों, आज की जो सिचुएशन है इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप लोग यदि इस प्रकार से नहीं पढ़ाई करेंगे तो फिर निश्चित रूप से आप पीछे हो जाएंगे। आपका जो रिजल्ट है वो काफी पीछे चला जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो नहीं ढल पाता है, वो अपने को एडॉप्ट नहीं कर पाता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जो जनरेशन है वो उस जनरेशन से अलग हो जाता है, पीछे हो जाता है। आप कितना भी टैलेंटेड हो, लेकिन यदि आप इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है बच्चों कि आप पीछे हो जाएंगे। तो प्लीज उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना कार्य करें। गर्ल्स ग्रुप जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन जो बॉयज ग्रुप्स है काफी निराशा उन लोगों से मिली है। कितना भी क्वेश्चन दिया जाए, लेकिन कितना भी मैं रिक्वेस्ट किया हूं, कुछ भी कहूं, लेकिन कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। कोई बात नहीं बच्चों, आप लोग दूर हैं, आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझे और जितना हो सकता है उतना हम लोग जरूर करते जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग नर्नस्ट इक्वेशन को देखते हैं। देखिए बच्चों, नर्नस्ट इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपके एग्जाम में इस दोनों रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि पूछ देगा कि इलेक्ट्रोड विभव के लिए नर्नस्ट समीकरण को दर्शाएं या वर्णन करें, या मेन
इस रूप में भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रोड विभव का ताप तथा सांद्रता पर निर्भरता को दर्शाएं। तो इलेक्ट्रोड विभव ताप और सांद्रता, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन पे किस प्रकार डिपेंड करता है, किस प्रकार निर्भर रहता है, उसके लिए नर्नस्ट नामक जो साइंटिस्ट हैं एक इक्वेशन दिए, एक समीकरण दिए, उसको हम लोग देखें। यहां पर आप लिख सकते हैं पहले कि इलेक्ट्रोड विभव का ताप तथा सांद्रता पर निर्भरता के लिए नर्नस्ट ने एक समीकरण दिए जिसे हम कहते हैं नर्नस्ट समीकरण। वो क्या है कि जैसे कि एक कोई मेटल है, धातु है, वो सॉलिड यानी कि इलेक्ट्रोड के रूप में है और ये कन्वर्ट हुआ, चूंकि हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में इसको दर्शाना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल के लिए ये इस पर कोई चार्ज है और इस चार्ज की संख्या जो n है वो इंडिकेट कर रहा है, यहां पर ध्यान दें, m फॉर मेटल, n जो है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और ये एक्वस रूप में है। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल जो इलेक्ट्रोड है वो हमेशा अपचयन विभव के रूप में दर्शाया जा रहा है। और ये क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को रिसीव किया, कितना इलेक्ट्रॉन, चूंकि n पॉजिटिव है तो n इलेक्ट्रॉन, और ये परिवर्तित हुआ m यानी m फॉर मेटल सॉलिड में। तो नर्नस्ट ने एक समीकरण दिया, वो इस प्रकार से इंडिकेट है, आप इसको ध्यान दें कि इन्होंने जो इलेक्ट्रोड, ये एक इलेक्ट्रोड है, कैसा इलेक्ट्रोड, अपचयन दर्शाने वाला इलेक्ट्रोड। तो इसको कैसे इन्होंने इंडिकेट किया, जो समीकरण दिया वो विभव के लिए है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये, और यहां पर इसका इंडिकेशन है। इंडिकेशन किस प्रकार से है ध्यान दें, वो इस रूप में दर्शाया गया है, Mn प्लस M सॉलिड। ये क्या शो कर रहा है कि ये जो है रिडक्शन को इंडिकेट कर रहा है, आयन धातु में बदला है, बराबर मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव को दर्शाना है तो E नॉट मानक अपचयन विभव है, यानी कि M N प्लस और M सॉलिड, माइनस RT बटे में NF ln उत्पाद बटे में अभिकारक। यहां उत्पाद है, ये उत्पाद है और ये अभिकारक, तो ln क्या हो जाएगा, धातु सॉलिड शुद्ध धातु है, इसका कंसंट्रेशन सांद्रता, और बटे में आयन की यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में है Mn प्लस का कंसंट्रेशन। यदि ये ब्रैकेट दर्शाता है किस चीज को, सांद्रता को, कंसंट्रेशन को। अब ये तो इक्वेशन नर्नस्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हम R, T और F का वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पर एक फार्मूला लॉग से रिलेटेड है, आप मैथ में पढ़े होंगे कि ln x इक्वल टू क्या होता है, 2.303 log x। ये फार्मूला आप देखिए, ln ये हो गया, ध्यान दें, ln ये हो गया, और x के जगह पर ms यानी कि धातु की सांद्रता है, अब बटे में आयन की सांद्रता है।
तो अब ये किस फॉर्म में होगा, अब इसको इंडिकेट करें तो क्या होगा, ई एम एन प्लस एम एस इज इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस एम एस माइनस आर टी अपॉन एन एफ 2.303 log एम एस बटे में एम एन प्लस का कंसंट्रेशन। क्लियर है बच्चों, बहुत आसान है। आप नर्नस्ट इक्वेशन को हार्ड कभी मत मानिए, सबसे इजी ये प्रोसेस है। आपको बस इसको आप लैंग्वेज के रूप में तैयार कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस आरटी बटे में एनएफ एलएन उत्पाद बटे में अभिकारक। आपसे यदि ये क्वेश्चन पूछा जाए, नर्नस्ट इक्वेशन बोले, तो आप बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस आरटी बटे में एनएफ एलएन उत्पाद बटे में अभिकारक। अब हम आर टी और एफ का वैल्यू रख सकते हैं, तो यहां पर लिख सकते हैं, इसमें आर क्या है, गैसीय नियतांक है, और यहां पर हम जूल में रखेंगे इसका मान, तो 8.341 8.314 ये वैल्यू रखा जाएगा। 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स के रूप में यह मान रखा जा सकता है। और T बराबर इसको हम रख सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। और क्या मान रखते हैं, फैराडे है। R क्या हो गया, गैसीय नियतांक, T टेम्परेचर, F जो है फैराडे, और N जो इस पे प्लस चार्ज है उसकी संख्या, तथा F बराबर 96,500 कूलाम मान रखने पर। अब देखें ये क्या होगा। आप सूत्र तो पहले ही ध्यान रखें, इलेक्ट्रोड विभव यानी कि ई एम एन प्लस एम एस इज इक्वल टू मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट एम एन प्लस एम एस माइनस आर के स्थान पर क्या रखेंगे, 8.314 गुने 298 बटे में ये हो जाएगा n गुने 96,500 इंटू 2.303 log एम एस अपॉन एम एन प्लस हो जाएगा। बच्चों आप केवल मैं इसमें मान रखा हूं, ध्यान देना। अब जब मान हम रखे तो इसका आप कैलकुलेशन देख सकते हैं। कैलकुलेशन आप कीजिएगा 8 ये पूरा कंप्लीट करने के बाद इसका जो वैल्यू आता है 0.0591 के रूप में, 0.0591 के रूप में ये मान आता है। इसको मल्टीप्लीकेशन आप कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, ई माने कि मतलब इलेक्ट्रोड विभव एम एन प्लस अपॉन एम एस। एम क्या है, मेटल है, एन क्या है, उस पर चार्ज है, बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव एम एन प्लस एम एस माइनस 0.0591 अपॉन एन। अक्सर जो मैं बोल रहा हूं वहां पे कंप्लीट ध्यान रखिएगा। अक्सर जब आप लोग क्वेश्चन बनाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। आप मान लिखने में क्या गलती करते हैं कि आप 0.591 लिख देंगे, लेकिन इतना ध्यान रहे आप कैलकुलेशन करके आप इतने पोर्शन को चेक कर सकते हैं।
ये आएगा 0.0591। ध्यान रखना 0.059, इस जीरो को आप अक्सर भूल सकते हैं तो वो गलती मत कीजिएगा। और ये क्या हो जाएगा, log ms अपॉन m n प्लस की सांद्रता। अब यहां एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो शुद्ध ठोस होता है, जो ठोस का मतलब ये सॉलिड इलेक्ट्रोड है, शुद्ध अवस्था में ठोस द्रव गैस की सांद्रता हमेशा इकाई होती है। ये आपको यहां पे जरूर शो कर दीजिए। हम जानते हैं कि शुद्ध अवस्था में क्यों इकाई हो जाता है, क्योंकि उसका मोल प्रति लीटर जब हम उसका मान निकालते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में जो आयतन और जो मोलों की संख्या देखा जाता है और पर लीटर के रूप में देखा जाता है तो हमेशा इक्विवेलेंट के रूप में आता है, इसलिए यह शुद्ध अवस्था में हमेशा इकाई होता है। हम जानते हैं कि शुद्ध अवस्था में ठोस यानी कि सॉलिड, देखिए इसी को अब इकाई करने वाले हैं, ठोस द्रव गैस की सांद्रता हमेशा इकाई होती है। तो अब ये क्या हो जाएगा, आप ध्यान दें, इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.0591 अपॉन n log 1 अपॉन इकाई हो गया। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये अब इकाई हो गया, क्योंकि शुद्ध अवस्था में इलेक्ट्रोड है वो शुद्ध अवस्था में है, बटे में आयन की सांद्रता Mn प्लस की सांद्रता। ध्यान रखना बच्चों, यही आपका जो लास्ट, ये यदि आपके एग्जाम में आता है तो सीधे 5 नंबर्स का, जो कि काफी इजी है बच्चों। आप कम से कम 2 बार प्रैक्टिस जरूर करना। आप 2 बार कर लेंगे तो यही नहीं है, इसी पर आधारित सेल विभव निकालना है। सेल विभव के लिए नर्नस्ट इक्वेशन देखना है। एक आ गया ना, आप चाहे जितने भी प्रकार इसमें देखने हैं आप फ्लुएंसी से आराम से बिना देखे कर सकते हैं। उसको अभी हम एक और भी करेंगे। ध्यान देना कि आप यहां पर एक कर लेंगे, कम से कम 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, एक कर लेंगे तो आप आसानी से और भी जितने भी इस पर क्वेश्चन आते हैं वो कर सकते हैं। और ये देखिए कितना आसान है, और ये 5 मार्क्स क्वेश्चन आपके बोर्ड में ये आ सकता है। इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, उस न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। आप यहां पर ये दर्शा दीजिए जरूर कि मैं लिख नहीं रहा हूं, Mn प्लस ms क्या है, तो ये है इलेक्ट्रोड विभव, और E0 Mn प्लस ms क्या है, तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव, और ये हो गया, ये तो अंक है। n क्या है, वियोजित आयन, धनायन की संख्या, प्लस चार्ज की संख्या, और ये क्या है, आयन की सांद्रता। क्लियर है बच्चों? तो ये था नर्नस्ट इक्वेशन, इसको 2 बार प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। चलिए अब इसी पर हम लोग देख लेते हैं सेल विभव के लिए ये तो इलेक्ट्रोड विभव है। ये क्या है,
इलेक्ट्रोड विभव। अब हम इसी पर देख लेते हैं सेल विभव। सेल विभव के लिए नर्नस्ट समीकरण और सेल विभव का ताप सेम वही चीज है, लेकिन हम बदल दिए हैं किस रूप में, इलेक्ट्रोड विभव के स्थान पर सेल विभव। अब सेल विभव देखिए कहां कहां पे परिवर्तन है। यदि एक आप सीख लिए तो टोटल आप कर सकते हैं, बस वही ध्यान रखना है कि कहां कहां पे परिवर्तन करना है। बहुत सामान्य सा परिवर्तन हम करते जाएंगे और ये पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। जैसे कोई सेल अभिक्रिया है A प्लस B, जैसा कि पहले आप ये जानते हैं कि A B क्या है, उसके साथ जो अंक जुड़ा रहता है, और इधर बना है C और D। जब आप साम्यावस्था पढ़ रहे थे तो मैं A B C, जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन में लिखकर बता देता हूं, जैसे है N2 प्लस 3H2 2NH3 है। तो इसमें जो 3 है वो B है और कैपिटल B जो है वो H2 है। यहाँ पर NH3 जो है वो C है और जो ये अंक है स्मॉल c है। थोड़ा सा मैं याद दिलाया, इससे आप घबराइएगा नहीं। हमेशा ये सेल रिएक्शन तो है नहीं, लेकिन आपको इंडिकेट में दर्शाया कि ये होता क्या है। अब देखिए नर्नस्ट समीकरण, इसके आधार पर हम लोग दर्शाएंगे तो ये किस प्रकार से होगा। सेम उसी प्रकार से, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आपको सेल विभव दर्शाने के लिए क्या करना है, बहुत आसान है। देखें, आपको ई सेल यानी कि ये सेल विभव हो गया बराबर मानक सेल विभव, वहां पर क्या था मानक इलेक्ट्रोड विभव, माइनस इसके बाद क्या था RT अपॉन NF ln उत्पाद बटे में अभिकारक। तो क्या हो जाएगा, C की सांद्रता के पावर C इंटू D के पावर के सांद्रता के पावर D अपॉन A की सांद्रता के पावर A इंटू B के सांद्रता के पावर B। क्लियर है बच्चों। अब सेम उसी प्रोसेस को करना है कि ln x बराबर क्या होता है 2.303 log x। ये तो फॉर्मूला मैं अभी बताया इलेक्ट्रोड विभव में। अब यही वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस RT बटे में NF 2.303 log C की सांद्रता के पावर C इंटू D की पावर की सांद्रता D अपॉन A की सांद्रता के पावर A इंटू B की सांद्रता के पावर D। अब इसमें सेम उसी के समान ये सारे वैल्यू पुट करने पर आगे क्या होगा इसको हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल इजी है बच्चों, आप एक या दो बार करेंगे तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल मानक सेल विभव माइनस 8.314 गुने 298 बटे में n गुने 96,500 इंटू 2.303 log C की सांद्रता के पावर C इंटू D की सांद्रता के पावर D अपॉन A की सांद्रता के पावर A इंटू B की सांद्रता के पावर B। क्लियर है बच्चों। अब इसमें चूंकि पता नहीं है कि कौन ठोस अवस्था में है कौन गैसीय फॉर्म में है, इसलिए इस
पार्ट को हम हटा देते हैं, क्योंकि उसमें कहीं पर नहीं लिखा गया है कि वो कौन से ठोस अवस्था में है और कौन से द्रव अवस्था में है। अब इसको हम सिंपली केवल हल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591, आपको मैं पहले ही बताया था, बटे में n log C की सांद्रता के पावर C इंटू D की सांद्रता के पावर D अपॉन A की सांद्रता के पावर A इंटू B की सांद्रता के पावर B। आप नीचे जरूर लिख लें, जहां ई सेल क्या है, तो सेल विभव क्या है, सेल विभव। ई नॉट सेल क्या है, मानक सेल विभव, और वो उत्पाद एन क्या है, वियोजी आयन, और सी डी आप उसको दर्शा सकते हैं। अब इसी पर हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना लेते हैं। तो ये पहले तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार कर लें, ताकि आप आगे के कंडीशन को समझ सके, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। लेकिन अभी फिलहाल बोर्ड आपसे ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन सेल विभव करके या इलेक्ट्रोड विभव करके एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कि आप देख रहे हैं कोई हार्ड नहीं है बच्चों। आपको बस ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोड विभव बराबर मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस RT अपॉन NF ln उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता। ln x बराबर होता है 2.303 log x, और उसी आधार पे ln के जगह पे चेंज हमने किया 2.303 log, ये ज्यों कहते हैं उत्पाद बटे में अभिकारक, और RT और ये सारे मान रखने पर आपका मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लिकेशन है उसको भी ध्यान रखें, 0.0591। आप 2 बार प्रैक्टिस करें, ये कभी पूरे जीवन तक नहीं भूलेगा बच्चों। आप इसको जरूर ध्यान रखें, इसको कर सकते हैं। तो चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी देख लेते हैं।